नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का तांडव लगातार जारी है, तो वहीं सबसे ज्यादा खतरनाक हालात जो हैं देश भर में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़े देखने को सामने आए हैं। इसके साथ ही जहां सरकार लॉकडाउन लगाने की प्लानिंग कर रही है, तो वहीं मजदूरों का पलायन भी शुरू हो चुका है। वहीं कोरोना ने राजधानी दिल्ली और यूपी में भी आतंक मचा दिया है। तो क्या है राज्य सरकारों की तैयारी कोरोना महामारी से निपटने के लिए? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना की इस दूसरी लहर में सबसे खराब स्थिति महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से नए केस की संख्या 50,000 से अधिक है। सरकार लॉकडाउन लगाने की प्लानिंग कर रही है। दोबारा लॉकडाउन की आशंका के चलते एक बार फिर से मजदूरों का पलायन होने लगा है। जनता को एक बार फिर पिछली बार की तरह कमाने खाने की चिंता हो रही है। यही वजह है कि अपने गांव जाने के लिए लोग रेलवे स्टेशनों के बाहर डेरा डालने लगे हैं। लॉकडाउन के डर से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर लोगों की काफी भीड़ है। आलम ये है कि यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं है। वहीं राजधानी दिल्ली भी एक बार फिर से कोरोना महामारी की चपेट में आ गई है और हर दिन कोरोना के मामले नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। बीते दिन दिल्ली में 11,451 कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 72 की मौत हो गई है। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोविड-19 के केस के बीच सरकार सख्त फैसले उठा रही है, तो वहीं अस्पतालों में व्यवस्थाएं भी चरमरा गई हैं। दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते कहर के बीच मंगलवार सुबह कुछ मेट्रो स्टेशनों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए एंट्री रोक दी गई। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 15,000 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों का असर इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यवाही पर भी पड़ा है। हाईकोर्ट ने वर्तमान कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए 12 अप्रैल से केवल वर्चुअल मोड के जरिए सुनवाई करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने नवरात्रि और रमजान पर धर्मस्थलों में 5 से अधिक लोगों के एक साथ रहने पर रोक लगा दी है। राज्य के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। प्रदेश में पहले से कक्षा 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस साल 2 फरवरी को जब देश में कोरोना के केस 8,635 दर्ज किए गए थे, तो जनता को उम्मीद जगने लगी थी कि महामारी खत्म होने को है। यहाँ तक कि सरकारें पैंडेमिक के बजाय एंडेमिक का नारा लगाने लगी थी। संकट खत्म मानकर सब कुछ खोल दिया गया था और फिर अचानक मार्च खत्म होते होते देश में और दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर का शोर लौट आया। अप्रैल की शुरुआत से ही महामारी का दौर ऐसा लौटा, पिछली लहर को काफी पीछे छोड़ दिया गया। तो याद रखिए, कोरोना अभी गया नहीं है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। और वहीं कोरोना के इस महासंक्रमण के बीच कुछ सवाल जो है खड़े होते हैं, जहां ग्रे कार्ड में आर्या न्यूज ये पूछ रहा है ये सवाल, जहां महाराष्ट्र में कैसे रुकेगा मजदूरों का पलायन? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से मजदूरों ने एक बार फिर से पलायन करना शुरू कर दिया, तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है महाराष्ट्र सरकार पर कि कैसे महाराष्ट्र में रुकेगा मजदूरों का पलायन। दूसरा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कैसे लगेगी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक। तो वहीं इसके साथ ही तीसरा बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या कोरोना को रोकने के लिए यूपी सरकार तैयार है? तो वहीं एक बड़े सवाल जो हैं, आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इन सवालों पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं रत्नेश कुमार मिश्रा जी, जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, किशोर तिवारी जी, जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना के, साथ ही राहुल आनंद जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल जो है, हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र की ओर रुख करते हुए और शिवसेना के पास पहुंचे और किशोर तिवारी जी से सवाल पूछे कि देश भर में करीब 1,36,89,000 और 453 कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि कोरोना की बेकाबू रफ्तार कैसे इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा? अरे आवाज बहुत आ रहा है, कोई आवाज है वो कम करे जी। किशोर जी, आपकी पूरी आवाज आ रही है जी। हाँ, आवाज पल्लवी, ऐसी बात है, चिंता का विषय तो है। पूरे भारत से 30% केसेस महाराष्ट्र से आ रही है। इसमें राजनीति की बात नहीं है। हमने टेस्टिंग बहुत बढ़ा दिया है और टीकाकरण का भी कार्यक्रम चल रहा है। अभी हमारा टेस्टिंग, ट्रेसिंग और उसके बाद ट्रीटमेंट, इस पर हम
जो हमारा 5 सूत्री कार्यक्रम है उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन सेकंड लहर घातक है, सेकंड लहर का संक्रमण बहुत ज्यादा है, इसके लिए हम बहुत सतेज हो गए हैं। हमने अभी पार्शियल वीकेंड लॉकडाउन रखा है, इसके बाद लॉकडाउन अगर हमें करना पड़ा तो कैसे करें इसके लिए हम सोचेंगे। लेकिन आज मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि महाराष्ट्र की स्थिति देखते हुए वो एक स्पेशल पैकेज महाराष्ट्र को दे। मजदूरों का पलायन हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, तो मजदूरों को उपवास भुखमरी का शिकायत करना पड़ेगा। तो जो घबराहट है, तो हमने बोला है कि हम लॉकडाउन कभी भी करेंगे, तो आप अगर गांव लौटना चाहते तो हम पैसे देंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं बन जाती कि जो पलायन करने पे मजबूर हो चुके हैं मजदूर, उन्हें रोका जा सके, ये भरोसा दिलाया जा सके कि स्थिति नियंत्रण में है? नहीं, अगर स्थिति नियंत्रण में होती तो भागते क्यों? स्थिति नियंत्रण में नहीं है। बंबई में पेशेंट आ रहे हैं, नागपुर में आ रहे हैं, पुणे में आ रहे हैं, और लॉकडाउन होने के बाद सरकार कोई जवाबदारी लेती नहीं। ये भी मालूम है, पिछले साल केंद्र सरकार ने जब लॉकडाउन किया तो ना ही कोई पैकेज दिया ना कुछ दिया। तो लोगों में जो भ्रम है वो दूर करने के लिए हम तो तैयार है, हम लोगों को उनके गांव पहुंचाने के लिए भी तैयार है, लेकिन लोग राज्य छोड़ के ना जाए। कल हमारे इसमें 10-12 हजार केसेस कम आई थी, और हमने जो हमारी सुविधाएं, क्वारंटाइन सेंटर और अस्पताल जो ऐसा लगा कि महामारी लौट रही है तो बंद किए, तो वो फिर से चालू कर दिए। अभी दवाइयां और टीकाकरण भी फिर से फुल स्पीड में चालू हो गया है। लेकिन लोगों में भय है कि कहीं कोरोना से वो मृत्यु का सामना ना करें, इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। तो पलायन ये समस्या राष्ट्रीय ही समस्या है, राज्य का भी आर्थिक नुकसान बहुत होता है पल्लवी। तो हम तो चिंता में है। हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा, हमने भी कहा कि लोगों के लिए हम आर्थिक पैकेज भी लेके आ रहे हैं, लेकिन लोगों का पलायन है कि जो रुक नहीं रहा है, तो इसमें चिंता का विषय तो है। अब केंद्र सरकार प्लेटफॉर्म टिकटें रोक के बैठी है, बहुत कुछ चीजें हैं। तो जो भय निर्माण किया जाता है उससे लोग परेशान होते हैं, इसके लिए मैं हूं। और लॉकडाउन ये पर्याय भी नहीं है, ये भी बात मैं समझ सकता हूं। राहुल आनंद जी, आपके पास आना चाहिए, कितना सहमत हैं आप इनके जवाब से? देखिए, मैं शिवसेना के प्रवक्ता का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने कुछ जो बातें की हैं वो बातें उनकी ऊपर से जाने वाली है, हवा में बातें हैं। अभी इनके एक सांसद और का बयान आया, संजय राउत जी का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है स्पष्ट कि बाहरी राज्य से आने वाले लोगों की वजह से कोरोना बढ़ रहा है। ये क्या बताना चाहते हैं? ये अगर इस प्रकार का बयान देंगे तो ये जो इन्होंने एक बातें कही जिसमें इन्होंने कहा कि भय का निर्माण, तो ये भय का निर्माण और स्थापना तो ये शिवसेना वाले ही बात के कर रहे हैं। ये बड़ा ही आसान तरीका है केंद्र सरकार पे अपनी सारी टिकारा को फोड़ देना, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन सही से नहीं किया। अगर ये जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए तत्पर होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। जबकि जो कोरोना का वैक्सीन का जो डैमेज गया है, और जो वैक्सीन लगवाने में, मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो कोरोना वैक्सीन का जो 6% का जो डैमेज गया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित राज्य भी सम्मिलित हैं। मैं इसको भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित राज्य भी सम्मिलित हैं, लेकिन उन नुकसानों को कम करना है। अगर वो नुकसान से बचा जाएगा तो किसी न किसी के हिस्से में कोरोना का टीका जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो अलग ही रूप ले रखी है। या तो वो कभी किसी ऐसे विषय पर रहती है जो वसूली भाई का काम करता है, कभी अगर मजदूरों की हित की बात करते हैं, लेकिन इनको शायद ये पता नहीं है कि अगर बिहार, उत्तर प्रदेश के अगर मजदूर वहां नहीं रहे, यहाँ की आवाम नहीं रहे, तो पूरे देश में लॉकडाउन हो जाएगा। और इनका अगर सम्मान करना चाहिए, इनको अगर कोई परेशानी होती है तो उसके लिए इनको खड़ा रहना चाहिए। तो इनके सांसद का इस प्रकार का बयान आता है कि बाहरी राज्य के लोगों से यहाँ पे संक्रमण फैल रहा है, ये बड़ा ही निंदनीय बात है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि जो किशोर जी हैं वो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति, उनका सम्मान करता हूं क्योंकि उनकी बातों में एक अच्छी और ओजस्वी वक्ता का झलक झलकता है, लेकिन जो सच्चाई है उसे भी परहेज नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है, जो भीड़ें लग रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के बयान अगर आप देंगे तो ये भीड़ें कम हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। आप
अगर जवाबदेही नहीं ले पाते हैं तो आपको राजगद्दी पर बैठने की इजाजत नहीं है। जो आपने जो महाराष्ट्रीय अखाड़ी राहुल जी, जो जवाबदेही तो समिति कहीं आपने ना कहीं बनाई उत्तर है, प्रदेश सरकार की तरफ भी बन जाती है, क्योंकि आज ही एक चिट्ठी सामने आई है सूबे के कानून मंत्री की तरफ से कि बेड की समस्या है और फोन कॉल्स नहीं उठाए जाते हैं, साथ ही कोरोना की जो रिपोर्ट है वो भी काफी डिले होकर आ रही है। मैं आपको उससे मुखातिब करा देता हूं। मैं उस विषय के चर्चा पे भी था, लेकिन ये एक अच्छी बात है। अगर जो विपक्ष को जो कार्य करना चाहिए था वो इस परिवार के संगठन के लोग ने किया है, तो ये ईमानदारी पूर्वक ये झलकता है कि हम अपने कार्य को और संगठन को लेकर ईमानदार हैं। अगर संक्रमण फैल रहा है तो इसके लिए जवाबदेही कौन तय करेगा? कहीं जवाबदेही राज्य के और देश के निवासियों को भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो ये दिखा रहे हैं अपने आप में कोरोना के संक्रमण से बचने की कोई तरकीब, जो गाइडलाइन जो महाराष्ट्र सरकार ने जारी की हो या केंद्र सरकार ने भी जारी की हो, उससे बचते फिर रहे हैं। जहां भीड़े हैं वहां आप मास्क के प्रयोग को देख लीजिए, किस प्रकार से मास्क के प्रयोग को किया जा रहा है। रत्नेश जी, आपको बस अभी लौटेंगे। जी किशोर जी। देखो राहुल जी ऐसा बोल रहे कि जैसे कोरोना का संक्रमण हमने बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। कोरोना का संक्रमण यूपी, बिहार, दिल्ली में भी बहुत बढ़ गया है और दूसरा संक्रमण है। अब देखो यूपी में तो कुंभ का मेला है, वहां कल जो स्नान हुआ, शाही स्नान, उसमें भी आप देखो तो, और बंगाल की जो सभाएं हैं वो भी देखो, तो ये राष्ट्रीय समस्या है, राष्ट्रीय नहीं ये जागतिक समस्या है और इसको राजनीति कर नहीं लेना चाहिए। अब हम किशोर जी, आपको रोकना चाहेंगे? रत्नेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रत्नेश जी, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आज बोलिए, क्या बताना चाहेंगे? देखिए पल्लवी जी, सबसे बड़ा मुद्दा ये है ना कि हम सभी दलों के लिए बड़ा चिंता का विषय है। हम चाहे विपक्ष में बैठे हों चाहे हम सत्ता पक्ष में बैठे हों, हम सब राजनीतिक दलों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश के नागरिकों के जीवन को हम सुरक्षित करें और जीवन को रक्षित करें। जी। सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी कहा हमारे राहुल आनंद भाई जी ने, ठीक है, बहुत अच्छा बोलते हैं, ठीक। इन्होंने कहा, इन्होंने शायद किसी सांसद का बयान कोट किया जो कि महाराष्ट्र से आते हैं। इनके इस बयान से मैं सहमत नहीं हूं कि अगर यूपी बिहार वाले वहां नहीं जाएंगे, ठीक है, तो इनके उद्योग धंधे भ्रष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अरे भाई, आप यूपी बिहार में इतना क्यों नहीं विकास करते हैं कि वहां जाने की कोई जरूरत ही ना पड़े? ठीक, आप अगर ये कहते कि हम यूपी बिहार को इतना अच्छा बना देंगे कि लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप क्या कहते हैं कि बिहार और यूपी मजदूर सप्लाई करते हैं? बिहार और यूपी के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा होते हैं। और दूसरी बात, ये जब भी कोरोना की बात करते हैं, लखनऊ के डीएम ने कहा, अभिषेक प्रकाश ने, कि कोरोना की स्थिति लखनऊ में बहुत खराब है। अभिषेक प्रकाश के ऊपर योगी आदित्यनाथ जी ने जांच बैठा दी। ठीक, आप चिट्ठी का जिक्र कर चुकी हैं। इनका विधि एवं न्याय मंत्री लिखता है, क्या कहते हैं, चिकित्सा सचिव को, कि हमारे लोग कोरोना से मर जा रहे हैं। इतनी व्यवस्था, इतनी अव्यवस्था फैल चुकी है। एक चीज बताइए, आज के पहले तक मुझे तो अभी पता नहीं कि योगी जी किसी प्रदेश में चुनावी रैली कर रहे हो। ठीक, उत्तर प्रदेश इतना बुरी स्थिति से गुजर रहा है और योगी जी कहां ओ दीदी करने बंगाल चले गए हैं। देश का प्रधानमंत्री चुनावी प्रचार में व्यस्त है, देश का गृह मंत्री चुनावी प्रचार में व्यस्त है। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के गृह मंत्री हैं, आप उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री हैं, सॉरी मुख्यमंत्री हैं। आपको सारी रैलियों को निरस्त करके जनता को एक मैसेज देना चाहिए कि हम लोग खुद कोरोना से बचाव के लिए कर रहे हैं। और मैं तो मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत लोकप्रियता है, उनके एक कार्य पे हजारों लोग खड़े हो जाते हैं, लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। जब हमारे देश की जनता ये देखेगी कि देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री लाखों लोगों की रैली कर रहा है, वहां कोरोना नहीं फैल रहा है, तो फिर हमारे काम करने से कोरोना कैसे फैल जाएगा? ठीक, तो कहीं ना कहीं देश के शीर्ष नेताओं की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो यहां पर एक एग्जाम्पल सेट करें। तीसरी बात मैं कहता हूं, जो राहुल आनंद जी ने कहा कि वैक्सीन खराब हो गई, आप वैक्सीनेशन का यूनिवर्सलाइजेशन क्यों नहीं करते? आप कह दीजिए सबका वैक्सीनेशन किया जाएगा, हटा दीजिए कोई भी एज बैरियर। ठीक, आप रोक दीजिए वैक्सीन का निर्यात, आप दूसरे देशों को भेजना बंद करिए। आपने क्या कर रखा है? कोरोना, मोदी जी ने कहा था आपदा में अवसर। भैया, ऐसा आपदा में अवसर नहीं चाहिए
कि शमशान घाट पर लाशें जलाने के लिए टोकन कटाना पड़े और आप विदेशों को वैक्सीन बेचते हुए घूमे। जी राहुल आनंद जी कुछ कहना चाह रहे ये हैं? जिम्मेदारी बनती है और इसको भाजपा को समझना होगा। सबसे पहले मैं इनको अपडेट करा देना चाहता हूं, जो इन्होंने बिहार यूपी के बारे में बात किया है, तो आप एक चीज को आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए, बिहार के सबसे ज्यादा लोग आईएएस क्वालिफाई करते हैं। अरे ये मत बताइए, ये मत बताइए, ये राहुल आनंद जी, राहुल आनंद जी, राहुल आनंद जी, ये कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं, ये बेवकूफियत भरी बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। और मैं एक बात बता देता हूं, और पूरे देश को चलाने के लिए अगर बिहार यूपी के लोग ना रहे तो शायद ना चले। मैं अभी भी अपने पुराने बयान पे कायम हूं। हाँ, आपने जो एक बात कही कि ये लोग इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाते हैं, तो आप एक बात बताइए, आप ही अपने राज्य में इंडस्ट्री लगा रखे हैं, तो आपने जिस प्रकार का जो बयान दिया, आपके वहां के लोग क्यों नहीं चला पाते हैं? क्यों नहीं चला पाते हैं? रोजगार आपने दिया तब तो है। रोजगार ऐसी चीज है जिसकी तलाश में कोई भी कहीं जा सकता है। मेरी बात को पूरी होने दीजिए। और बिहार और उत्तर प्रदेश जो है वो डेवलपिंग राज्य है, वहां पे भी इंडस्ट्रियां लगाई जा रही हैं और धीरे धीरे वहां संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो आने वाले समय में वो भी देखने को नहीं मिलेगा। और आपने एक जो बात और कही कि वैक्सीन डैमेज हुआ है, तो मैं एक अच्छा वक्ता उसको भी समझता हूं जो अगर अपनी सरकार में कोई कमियां हैं उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगर कहीं कोई कमी है उसको हमने एक्सेप्ट किया है, अगर बताया है, तो ये आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपके मुख्यमंत्री के द्वारा उसका संरक्षण नहीं किया गया। आप जो बात कर रहे हैं यूनिवर्सल वैक्सीनाइजेशन की, तो आपको शायद ये मैं अपडेट करा दूं कि कोरोना की वैक्सीन को ध्यान में रखते हुए अब भारत ने सारे देशों को निर्यात करना बंद कर दिया था और कहा कि सबसे पहले अपने हम देश को सुरक्षित करेंगे, फिर कहीं और जाएंगे। तो अगर कहीं कोई कमी है तो उसको आप भी एक्सेप्ट कीजिए, और एक्सेप्ट करने से एक अच्छा निखार आता है। विपक्ष का भी उतना ही जरूरी है जितना पक्ष का। राहुल जी कमी एक्सेप्ट करते रह जाएंगे, लेकिन कोरोना के मामले को देखते हुए भारत विश्व पायदान पर दूसरे नंबर पे पहुंच चुका है। राहुल जी पल्लवी जी, मैं राहुल भाई को जवाब दे देता हूँ। राहुल भाई, आपका इतना अच्छा क्या कहते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है कि महिला को कोरोना की जगह रेबीज की वैक्सीन लगा देते हैं आपके डॉक्टर। आपका, और सुन लीजिए, आज स्थिति एक आध दो दिन में नहीं बिगड़ गई है, यह स्थिति एक महीने में बिगड़ी है। पिछले एक महीने में आप मुझे बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कितनी आपात बैठकें करी हैं। जब प्रदेश इतनी बुरी तरह कोरोना से पीड़ित था तो क्या जरूरी था कि प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनावी रैली करने जाए? और जब पूरा देश इतना पीड़ित है तो क्या जरूरी है कि भारत का प्रधानमंत्री चुनावी रैली करे? क्या जरूरी है कि भारत का गृह मंत्री चुनावी रैली करे? मैं बार बार कह रहा हूं कि इन चुनाव की रैलियों को रोककर जनता को एक मैसेज देना चाहिए कि जब हम बड़े राजनेता, हमने अपने इतने इंपॉर्टेंट काम रोक दिए, बिना चुनावी रैलियों के भी चुनाव हो सकते हैं। जनता में इसका एक बहुत बुरा मैसेज जा रहा है कि जब इतने लाखों लोग इकट्ठा होते हैं उनको कोरोना नहीं हो सकता, तो फिर हमको कैसे होगा? आप राहुल आनंद जी गांव में नहीं जाते, मैं गांव में जा रहा हूं। आपने स्कूल और देखिए मैं गांव में हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए, बीच में मत टोकिए। मैंने नहीं टोका था आपको राहुल जी, मैंने आपको नहीं टोका था। दिखाना चाहूंगा, मुझे इजाजत दीजिए। अभी जवाब दीजिएगा, अभी सुनिए। आपने जो उत्तर प्रदेश में स्कूल और कोचिंग्स बंद कर दिए, मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं पल्लवी मैम, ठीक। मैं आज भी अपने गांव जाता हूं तो अपने खेतों में कुदाल लेके अपने गन्ने की गुड़ाई करता हूं, ट्यूबवेल से पानी भरता हूं। आप मुझे सुबह अगर मेरी कोई दिनचर्या देख ले तो मैं अपने यहाँ गाय के जो गोबर होते हैं उनको भी हटाता हूं। इतना जमीन से जुड़ा हुआ आदमी। आज मेरे गांव के लड़के ये कह रहे हैं कि जो मेरे भतीजे लगते हैं भाई, कि भैया ये बताओ, चुनावों में रैलियों में जाने से कोरोना नहीं हो रहा, हमारे विद्यालय बंद कर दिए जा रहे हैं, कोचिंग सेक्टर इतना बुरी तरह प्रभावित हो चुका है कि आज बहुत सारे लोग, कम से कम लाखों लोगों का कोचिंग सेंटर। जी बहुत बढ़िया बात कही आपने, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप जरा उन मजदूरों के बारे में बात कर लीजिए जो पलायन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है? पल्लवी मैम, बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। आप एक चीज बताइए, एजुकेशन सेक्टर खुद ही में सबसे पढ़ा लिखा क्षेत्र होता है। कहीं आप सवाल से तो नहीं बच रहे? नहीं, मैं सवाल से नहीं बच रहा हूं, मैं जवाब भी दूंगा। पहले इस बात का जवाब दीजिए कि मजदूर पलायन क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, चाहे वो कहीं की भी सरकार हो, ठीक है, अगर मजदूरों को, दिल्ली की बात करिए, दिल्ली में रहिए। देखिए वही तो कह रहा हूं, कहीं की भी सरकार हो उसमें दिल्ली भी शामिल है। जब मैंने कह दिया तो दिल्ली भी शामिल है। देखिए, कहीं ना कहीं सरकारें जो हैं वो गरीब आदमी को इस भरोसे में नहीं ले पाती कि आपके जीवन का भी उतना ही महत्व हमारे लिए जितना एक बड़े। यही चीज तो किशोर जी और राहुल जी भी कह रहे हैं, रत्नेश जी, कि यहाँ पे अपनी सरकार है, काम करना है। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ,
आप एक चीज बता दीजिए, आप तो मीडिया पर्सन, आपको पता होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगभग प्रतिदिन आपात मीटिंगें करते हैं। ठीक, हमारे पास संसाधन, हम उसका पूरा प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, और हमने तो ये भी कहा, सुन लीजिए, हमने तो ये भी कहा यूनियन गवर्नमेंट से, हमने तो संघ सरकार से ये भी मांग की है कि भैया आप वैक्सीनेशन में एज बैरियर हटा दो। जी ठीक, क्यों राहुल नहीं जी कर रही आपसे है पूछना सरकार? चाहेंगे, रत्नेश जी तो कह रहे हैं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो मीटिंग करते हैं, लेकिन धरातल पर तो ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आई सिवाय ट्विटर के। देखिए, जब दिल्ली में जब कोरोना का केसेस बढ़ा था तो सबसे पहले गृह मंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ा था, माननीय अमित शाह जी को, तब जाकर वो स्थिति को कंट्रोल किया। और जहां तक अच्छा, मतलब वैक्सीनेशन पे ये मीटिंग करने की बात करते हैं, सिर्फ ये इनको अगर एलजी से लड़ने का फुर्सत मिले तब ना। फलवी जी, आपसे एक मैं इजाजत लेना चाहूंगा। इन्होंने एक बड़ा अच्छा बात कहा है मुझे कि राहुल जी गांव पे नहीं जाते हैं, तो अगर आप मुझे थोड़ा कैमरा घुमाने का इजाजत देंगे तो इनको मैं दिखा देना चाहूंगा कि गेहूं की कटाई चल रही है। मैं खेत में बैठा हूं जहां से ये फ्रेम लिया जा रहा है। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं इनको जरा मुखातिब करा देना चाहूंगा कि आपके यहाँ के लोग देखते हैं। अरे राहुल हम लोग जी, अगर दिखाइए। जब सुन लीजिए चैनल राहुल पर जी, बैठते हैं तो इसका अरे मतलब राहुल ये जी, नहीं राहुल होता जी, है रत्नेश कि जी, हमें बात कोई पूरी ज्ञान करने से नहीं आपको है। पूरा मैं मौका आप- मिलेगा। जी मैं आपको, आप मुझे इजाजत देंगे, मैं इनको दिखा देना चाहता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल जी, दिखाइए, बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी। दिखाइए, अभी दिखा दे रहा हूँ। बिल्कुल किशोर जी दिखाइए। बस 1 सेकंड में आ रहे हैं आपके पास, बस 1 मिनट। देखिए, हेलो, हाँ हाँ दिखाइए हेलो? दिखाइए दिखाइए। 1 मिनट, तुरंत दिखा रहा हूँ। देखिए, ये आपने बोला, देखिए यहाँ पे ये गेहूं का दौनी हुआ है, ठीक है। कहाँ ये लोग यहाँ बैठे हैं, ये अरे आंख कोई से दिख नहीं ही देख नहीं रहा, पाते आपके हैं। चेहरे के इनके अलावा पास कोई मैं दिख ही आया नहीं हूँ, रहा। किस लिए आया हूँ? अरे इनके आपके साथ चेहरे जो के खेत अलावा चाहते किसी भी हालत में, लेकिन पलायन से पूरे कंस्ट्रक्शन काम रुक जाते, पूरे इंडस्ट्री के काम रुक जाते। हम तो पूरे बर्बाद हो गए हैं कोरोना महामारी से। उसमें राजनीति होती है, उसमें बीजेपी चाहती है कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार आ जाए। हम तो बहुत किशोर दुविधा जी में ये फंसे तो हैं। बात हुई लेकिन समस्या मैं कहना की, चाहता इसका हल बताएं आप मुझे, क्या हल निकाला मैं बता जाएगा? रहा हूं। राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है हल निकालने के लिए? क्योंकि अगर ये मैं, पलायन एक बार हमारी फिर से सरकार- शुरू हो गया और भारी मात्रा में जिस तरह से मजदूर जा ही रहे हैं, अगर इसी तरह चलता रहा तो कोरोना संक्रमण रुकने वाला तो नहीं है। देखो, केंद्र और राज्य ने दोनों ने मिलकर देखो, ये मजदूर बिहार से और उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा गाड़ियां लगा के इनको भेज दो। और मैं मेरी सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि मजदूर रुके रहे। आज संक्रमण 10,000 से कम हुआ, मौतें भी आधी हो गई है। शायद ये संक्रमण जल्दी कम हो जाए तो फिर से हालात सामान्य हो जाएंगे। आज तो केंद्र और राज्य ने साथ में मिलकर काम करना चाहिए। और मैं लगता नहीं कि पूरा भारत एक संग रहे। कोई कहे कि इस प्रदेश से लोग आ रहे तो संक्रमण बढ़ रहा, उस प्रदेश से संक्रमण आ रहे तो बढ़ रहा। रत्नेश तो जी फिर बस अभी आपके पास आती हूँ, राहुल जी के पास राज्यबंदी आ आना जाती है। चाहूंगी पहले। राहुल जी, किशोर जी ने भी यही कहा कि अगर मजदूर पलायन करना चाहते हैं और जाना चाहते हैं तो जाने दो, बसें लगवा दो, और यही कुछ बात रत्नेश जी भी कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं मजदूरों को छोड़ कहूंगा देना चाहिए उनके हाल पर। मैं कहूंगा कि मजदूर भी हमारे देश के हिस्सा हैं और वो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में उनकी सबसे ज्यादा भागीदारी होती है। क्योंकि किशोर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इंडस्ट्रियां बंद हो जाती हैं, कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो जाता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, अर्थव्यवस्था नीचे हो जाती है। तो बेहतर ये होगा कि उन लोगों को समझा बुझाकर सरकार एक एडवाइजरी जारी करे, बोले कि मैं आपके साथ हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर वो घबरा कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो संक्रमित हो जाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह पे संक्रमण लेकर जाएंगे। इसलिए लोगों को समझाया जाए, वक्त है। और केंद्र और राज्य दोनों सरकार को राजनीति से बचना चाहिए और क्या कार्य करना चाहिए, महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए, कार्य करके इस महामारी से बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि सब लोग तो एक राहुल ही जी हैं। करना तो चाहिए, लेकिन करेगा कौन? कर कौन रहा है? देखिए, जो एडवाइजरी जारी की गई है तो राज्य सरकार को भी आगे आनी चाहिए। आपातकालीन बैठक प्रधानमंत्री जी की तरफ से ली गई है, उसमें अपने महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहिए। सुझाव देकर इस महामारी से बाहर निकलना चाहिए। जी जी किशोर जी, हाँ, कुछ कह देखिए, रहे मैं रजनीश जी और राहुल जी के दोनों के भी सजेशन पल्लवी सरकार के सामने रखूंगा और मेरी एडवाइजरी हम भी रिलीज कर रहे हैं। और हमने 2 बार कहा भी है कि मजदूर भय के वातावरण में न आए, सरकार उनके साथ रहेगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। आपने लोकमान्य टर्मिनल बताया, बांद्रा टर्मिनल में भी यही परिस्थिति आ रही है
लोगों में मृत्यु का तांडव देखकर बहुत भय है और ग्राउंड में सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार युद्ध स्तर पर एक साथ काम करे, ऐसी परिस्थिति है। मैं सिविल सोसाइटी को भी अपील करता हूं कि महाराष्ट्र के लिए आप सब लोग सामने आए, क्योंकि मरने वाला ये कोई प्रदेश और देश का नहीं होता, ये एक मानव ही है जो रोजी रोटी के लड़ाई के लिए लड़ रहा है और लोगों ने सचेत रहकर अपनी भी जवाबदारी पूरी करनी चाहिए और देश ने भी अपनी जवाबदारी पूरी करनी चाहिए। आज के हालात ये नहीं कहते, आज के हालात राजनीति से प्रेरित है और सामान्य जनता असहाय महसूस कर रही है। राजनीति करने वालों को सबक सीखने की जरूरत है। मैं बताता हूं कि सरकारें अपना दायित्व पूरा नहीं कर रहे, ये सच्चाई है। बिल्कुल किशोर जी, तो सरकार को अपना दायित्व जरूर निभाना चाहिए। रत्नेश जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए पल्लवी मैम, मैं आपको एक चीज और बता दूंगा कि महाराष्ट्र और दिल्ली से जो पलायन हो रहा है उसके पीछे भी एक बार उत्तर प्रदेश के लोगों का पलायन होने का बहुत बड़ा रीजन है कि उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं, ठीक। और पंचायत चुनाव में सुनिए, ये ग्राउंड लेवल की रियलिटी है कि गांव पे जो भी ग्राम प्रधान के प्रत्याशी होते हैं वो अपने गांव के लोगों को, समय की कमी है, मैं चाहूंगी 20 सेकंड के अंदर आप बात पूरी करें। वो ये कहते हैं कि भैया आप वोट डालने जरूर आइएगा जो जिला पंचायत। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली और महाराष्ट्र से जो पलायन हो रहा है यूपी की तरफ, उसमें पंचायत चुनाव भी एक कारण है। कोरोना तो कारण है ही है, लेकिन ये पंचायत चुनाव भी एक कारण है, ठीक। तो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव हो जाने के बाद और कोरोना जब दोबारा थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा, ठीक है, तो फिर से लोग आएंगे। और मेरी केंद्र सरकार से ये गुजारिश है कि आप चुनावी माहौल से निकलिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, और देश जिस विपदा का सामना कर रहा है उसमें देश के साथ खड़े हुए। आम आदमी पार्टी, मैं मानता हूं कि हम विपक्षी दल हैं आपके, और विपक्षी दलों का यह काम होता है सत्ता पक्ष के कार्यों की आलोचना करना, लेकिन इस समय कोरोना काल में अगर जनता के हित में संघ सरकार जो भी निर्णय लेगी, आम आदमी पार्टी उसे सिरोधार्य करेगी। और हम इनके हर निर्णय के साथ, अगर वो जन कल्याण से है, राजनीति से प्रेरित नहीं है, अगर वो जन कल्याण से है, तो हम इनके हर कदम के साथ कदम मिलाकर चलेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया कहा आपने कि इस वक्त ये वक्त ऐसा आ गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर एकजुट होकर काम करना चाहिए लोगों की भलाई के लिए। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। और वहीं इसके साथ ही फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।